हम लोग को जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की क्लास कर रहे थे। इसमें हमारे काफी क्वेश्चन हो चुके थे। उसी सेशन को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पीआई की क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सी टेट, रीट, एमपी टेट यानी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है उसमें ये उपयोगी होने वाले हैं क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे उसको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। इसमें पहला क्वेश्चन देखा था हमने। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा था कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ये रेड डाटा बुक में क्या हुआ करता था, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं उसके बारे में हम इसमें देख रहे हैं। तो आज ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये रिकैप होने वाला है। हम काफी क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, यानी जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं, और नेलापट्टू, कुंथमकुलम, कोकरे बेलूर में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमने बात किया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। आगे बात की थी हमने, एक मार्ग का संबंध किससे है। एक मार्ग का संबंध किससे है, ये गुणवत्ता से संबंध है। इसका किससे, गुणवत्ता से संबंध है। तो आपको होलो मार्ग का संबंध किससे होना चाहिए, तो सोने से है। ठीक है, सुनार जो कि इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है, तो टुंडा प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमने देखा था, ये देखो रिपीट क्वेश्चन है, एक मार्ग का संबंध किससे थे, गुणवत्ता से। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा था, एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे, तो ये कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे इसमें, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखे थे इसमें, WWF से क्या आशय है। WWF से क्या आशय है, तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हुआ करता था। ठीक है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। WWF क्या है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखा था कि जो संकटग्रस्त जीव जंतु है, संकटग्रस्त जो जंतु दैत्याकार पांडा ये जो है, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो चीन में पाया जाता है। कहाँ पे, तो ये चीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायोम, ये इसका आंसर हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो ये कौन हुए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, इसके प्रणेता थे। यानी कि ये क्वेश्चन देखिए कहां से आया है, ये 2011 से आ रहा है। यूपी टेट में देखो 2016 में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन के जो प्रेरता है सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में 1973 से 1974 के बीच में यह आंदोलन चलाया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ किया गया था। कहां से प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ जो हुआ था आपका, ये यूके से, यानी उत्तराखंड से यह प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा की जाती थी उस समय। यानी कि जब लोग पेड़ बहुत काट रहे थे, तो वहां के जो लोग थे पेड़ों से चिपक जाते थे और उसको काटने से रोकते थे कि पेड़ को मत काटो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वह 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। यानी कि बाघों की संख्या घटती संख्या को रोकने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 में क्या किया? एक प्रोजेक्ट लाए। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से की गई थी। यानी 29 जुलाई 2018 की बाघ गणना जो थी बाघ गणना जो थी जिसमें बाघों की संख्या 2967 हो गई थी। 2967 हो गई थी। यहाँ पे कुछ चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, यह अभियान यानी यह परियोजना 1973 में लाई गई। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी घड़ियाल परियोजना कब आई? प्रोजेक्ट एलिगेटर प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी इसको हम क्या बोलते हैं? घड़ियाल बोलते हैं। घड़ियाल। यह परियोजना कब आई थी? तो यह 1975 में आई थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट गेंडा की बात कर ले। प्रोजेक्ट गेंडा। तो प्रोजेक्ट गेंडा की परियोजना ये कब आई थी? 1987 में आई थी। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में आई थी। बात कर लेते हैं, ये बांध भी दिया गया है, इस पे क्या आया था? तो यह प्रोजेक्ट गच तमे इसको बोला जाता है। प्रोजेक्ट गच तमे यानी गच तमे का मतलब हाथी। ठीक है, ये 1992 में परियोजना आई थी। बात कर लेते हैं 1996 की। तो इसमें क्या आया था? इसमें प्रोजेक्ट रेड पांडा यानी लाल पांडा परियोजना आई थी। ठीक है, लाल पांडा ये अब विलुप्त होने की श्रेणी में है। बात कर लेते हैं 1982 की। 1982 की। तो ये आपको बताना है कि 1982 में कौन सी परियोजना आई थी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर पता हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। किसी जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, या फिर मछलियों एवं पेड़ पौधों को, या जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है? बात कर लेते हैं कि अगर किसी जगह के फ्लोरा और फना पेड़ पौधों एवं जंतुओं की उपस्थिति को सूचित करता है। ये किसको सूचित करता है? पेड़ पौधों की उपस्थिति को सूचित करता है। पेड़ पौधों की यह उपस्थिति को सूचित करता है। फ्लोरा किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष वनस्पतियों की समूह होती है। ये क्या है? एक विशेष वनस्पतियों की समूह होती है। ठीक है, जबकि जो ये फना होता है, ये क्या है? यह किसी भौगोलिक में पाई जाने वाली जंतुओं का समूह है। ये क्या है? यह किसी भूभाग में पाई जाने वाले जंतुओं का समूह है। ठीक है, ये क्या है? ये वनस्पतियों का समूह है फ्लोरा, और जो ये फना है ये जंतुओं का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये पेड़ पौधों एवं जंतुओं का। पेड़ पौधों एवं जंतुओं का। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया? पहला ऑप्शन दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा के। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई। तीसरा है मेधा पाटकर।
अगला है ए के बनर्जी। तो ये अभी हम क्वेश्चन आगे करके आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। इसके पीछे कहानी क्या थी कि जब पेड़ काटे जाते थे तो वहां के लोग, उस गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ों की रक्षा करते थे कि इन पेड़ों को काटो मत, ठीक है, इससे पर्यावरण को हानि होगी। ठीक, तो कौन से, मतलब कि किसे, किसके नेतृत्व में हुआ? थे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। यानी कि ये जो चिपको आंदोलन चला, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन हुआ करता था। यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में जो कि वहां की स्त्रियां थी, वहां भारी संख्या में थी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं। इन्हीं के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन को प्रभाव मिला था और ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह किस राज्य से है? तो यह उत्तराखंड राज्य से है। किस राज्य से? तो यह उत्तराखंड राज्य से है। और यह आंदोलन कब चलाया गया था? तो यह 1974 में यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। किसने चलाया था? यह सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, उनके साथी थे गौरा देवी तथा चंदी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये उनके साथी हुआ करते थे उस समय। यह आंदोलन वृक्ष काटने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? पहला दिया गया क्रोड संरक्षण, अगला है स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण और परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है? तो इसके विषय में जान लेते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। क्योंकि इसके बारे में जानकारी बताएंगे आपको, बहुत अच्छी जानकारी है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों के प्रजातियों का जो जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्तियों के लिए स्वस्थानीय संरक्षण पद प्रयुक्त हुआ करता था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे, जिसमें वनस्पति एवं जंतुओं को प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता था। इसके तहत क्या हुआ था? जीव जंतुओं, वनस्पति और प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो स्वस्थानीय संरक्षण यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। जब भी पेपर अगर कठिन बन गया तो इस क्वेश्चन के आने के 101% चांस होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में यह पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या यहाँ पे किसकी है? तो ऑलिव रिडले की, ऑलिव रिडले की। यानी कि बात कर लेते हैं इनकी कि जी समुद्री कच्छपों को जीवित यानी जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि ये 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। कछुए का जो जीवन काल सबसे अधिक होता है यह 300 वर्ष होता है। कितना होता है? 300 वर्ष होता है।
भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे ज्यादा ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए की पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक है, कितनी है? 150 मिलियन। ठीक है, ये कौन सा है? ये है कछुए की प्रजाति, कछुए की प्रजाति जो कि कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये उप महाद्वीप में यह पाई जाती है और इसका नाम क्या है? ऑलिव रिडले। इसकी संख्या सबसे अधिक है, कितनी है? 150 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? यहां पे वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो यहां पे IUCN, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, एक संस्था है। यह संस्था संकटग्रस्त पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक जो है सरला बहन जी हैं, सरला बहन जी। यह पुस्तक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण से यह पुस्तक संबंधित है। कुछ पुस्तकों की बात हम यहां पे कर लेते हैं, जैसे कि पूछी जाती है यह पुस्तक टुमारो बायोडाइवर्सिटी, टुमारो बायोडाइवर्सिटी, यह पुस्तक किसकी है? टुमारो बायोडाइवर्सिटी। तो यह है वंदना शिवा की है। ये किसकी पुस्तक है? वंदना शिवा की है। एक पुस्तक पूछ ली जाती है यहां पे, स्पर्श गंगा, स्पर्श गंगा, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश पोखरियाल जी ने लिखी है, रमेश पोखरियाल। ठीक है, स्पर्श गंगा किसकी पुस्तक है? रमेश पोखरियाल जी की है। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार यहां पे दिया जाता है? तो वृक्ष मित्र। ठीक है, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, ठीक है, प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देता है, यानी कि जो ज्यादा वन लगाते हैं, पेड़ पौधों को काटने से रोकते हैं। इस प्रकार से इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्तियों और संस्थाओं को 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी 2,50,000 का नगद पुरस्कार उनको दिया जाता है। कितना? 2,50,000 का नगद पुरस्कार उनको दिया जाता है। कौन सी संस्था देती है? कौन सी संस्था देती है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। ठीक है, वन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, विलुप्त हो रहे जीव या सुमेध जीव या आपत्तिग्रस्त जीव या इनमें से सभी। तो यह इसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है, रेड डाटा बुक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं।
जो प्रथम बुक थी, यानी कि जो प्रथम बुक थी, यानी 5 बुक अभी तक जारी हो चुकी हैं। प्रथम बुक जो थी वो स्तनधारी के ऊपर थी। दूसरी जो बुक थी वह पक्षियों के ऊपर थी। तीसरी बुक जो थी ये मरुस्थलीय उभयचर पर थी। चौथी बुक जो है मछलियों पर थे। चौथी बुक जो है मछलियों पर है। पांचवी जो बुक है यह पौधे और वनस्पतियों पर निर्भर है। ठीक है, इससे संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभ्यारण्य को जो संबंध है वन्य जीव संरक्षण से है, क्योंकि अभ्यारण्य वह निश्चित स्थान होता है जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। इन्हीं को हम संरक्षण प्रदान करते हैं। उद्देश्य होता है पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना। ठीक है, वर्तमान के समय में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या जो है कितनी है? 544 है। वन्य जीव अभ्यारण्य की जो संख्या है वो 544 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? निम्नलिखित में सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान बी पार्ट दिया गया जल संरक्षण, सी पार्ट है पर्यावरण संरक्षण, चौथा पार्ट यहाँ पे दिया गया है भूमि सुधार। तो यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बता दें कि जो मेधा पाटेकर जो है यह सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण विद्वान हुई। इनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था। 1954 में मुंबई में हुआ था। और यह नर्मदा, जो ये मेधा पाटेकर जी थी, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने बहुत ही उत्तरदायित्व निभाया इसकी स्थापना की। इसकी नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी सहभागिता पूरी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। कौन सी पुस्तक तैयार की थी? कई बार देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक कब प्रारंभ हुई थी? 1964 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है वन्य जीव। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असहकारी संघ NGO समर्पित है? पहला ऑप्शन है WWF फॉर नेचर, यानी भारत में। दूसरा है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। सी है राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना। चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे कौन सा है? WWF फॉर नेचर। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर। ठीक है, यह संस्था भारत में विश्व स्तर पर NGO या एक गैर सरकारी संस्था है के रूप में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। यह संस्था 1969 में मुंबई में प्रारंभ हुई थी, जिसके बाद इसका मुख्यालय दिल्ली में हो गया। उसके बाद पहले मुंबई, इसके बाद फिर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। और यह संपूर्ण भारत में इसकी शाखाएं अभी तक खोली जा चुकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि
दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है या दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन के से समृद्ध हैं। अगला है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। अगला है दोनों में चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है, तो यह जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों पर बहुत ही निर्भरता से भाग लिया है। यानी कि पेड़ काटने के लिए जो रोका इन्होंने, अमृता देवी बिश्नोई भी इसमें शामिल रही। पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को काटने के लिए अभियान चलाया कि पेड़ न काटे जाएं, दोनों द्वारा यह अभियान चलाया गया। आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। अध्यापक दोनों ही के योगदान पर वार्तालाप के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों की जानकारी देते रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब धूप में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है? क्या रहती है? तो यह बढ़ती है। ठीक है। ध्रुवों के चारों ओर बहुत बड़ा हिमाच्छादित और ऐसे क्षेत्रों में जीवों और वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है तथा ध्रुवों पर जैव विविधता न्यूनतम होती है। लेकिन जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ा जाता है तब जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है पर्यावरणीय सामाजिक ग्रामीण विकास में मदद के लिए उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना। तो यह बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया था? किस गांव से प्रारंभ किया गया था? ठीक है। ये अभी हमने पढ़ रखा है। इनके साथ तीन इनके सहपाठी हुआ करते थे। कौन थे? सुंदरलाल, देवगौड़ा और गौरा देवी, और एक लोग थे, वो कौन थे? एक कमेंट से में आप लोग बताइएगा। तो रेंगड़ी जो गांव था, रेंगड़ी गांव था, वहां से प्रारंभ यह हुआ था। यानी चिपको आंदोलन की बात कर लें तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह चलाया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 को 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेहड़ी गांव से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का कारण था उत्तराखंड के रेहड़ी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी और वन्यजीव महिलाओं ने नीलामी के खिलाफ विरोध किया। ठेकेदार और सरकार के निर्णय में बदलाव न आने पर महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर उनको संरक्षण प्रदान किया। गौरा देवी समेत 21 महिलाएं थी। अंत में वन्यजीव अधिकारियों ने गौरा देवी की बात मान ली और रेहड़ी गांव का जंगल नहीं काटा गया। यहीं से आधुनिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? आधुनिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो जल संरक्षण के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। जल संरक्षण के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। यानी बात कर ले, जो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में यह पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। यानी इनको भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें जल संरक्षण कार्य के लिए वर्ष 2001 में मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। वर्ष 2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था।
2015 में स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो हिमालय, वो कौन सा है? हिमालय। यहाँ पे हिमालय बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे कि जो जैव विविधता की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। कितने हैं? 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। वो कौन से हैं? जिनमें से 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र है विश्व के अत्यधिक तृप्त हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रखा जाता है। भारत के जो 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, पहला है हिमालय, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और चौथा है सुंदरलैंड क्षेत्र। ठीक है, ये 4 क्षेत्र हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी भाग यानी दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि यहीं पर हॉटस्पॉट पूरा स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? नम क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन सा है? राजसमंद झील। राजसमंद झील जो है वो रामसर घोषणा की सूची में नहीं आती है। बाकी बात कर लें, भारत की जो कुल आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि क्षेत्रफल जो है वह कितना है? 4.63%। भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना। उस समय केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। रामसर घोषणा की सूची में भारत के 37 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हुए। इसमें वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और जो लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है, आदि स्थल इसमें शामिल हुआ करते थे। जबकि ये जो राजसमंद झील है, ये राजस्थान में है, इसमें से जो कि ये शामिल नहीं है। बाकी ये सभी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो यहाँ पे गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। यानी कि गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, इसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीन ऑस्कर सभी नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड डाटा बुक में से किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो यह क्वेश्चन कई बार आया है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों एवं जीवों का विवरण दर्ज होता है। तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? कहां स्थित है? दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन
कहाँ स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? तो यह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। यानी बात कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे बड़े बुआने का जो मैंग्रोव वन है, यह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के किनारे स्थित है। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मैंग्रोव के वृक्षों एवं रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे संरक्षित क्षेत्र यह माना जाता है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को यह मनाया जाता है। 19 नवंबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 नवंबर 2013 से हुई थी। विश्व कैंसर दिवस जब कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।